एवरीवन। प्रॉपर्टी खरीदते समय काफ़ी सारे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोगों के साथ तो चीटिंग और फ्रॉड भी होते हैं। इसी डील की करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है। आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखना आवश्यक है। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। सेल डेट रजिस्टर ना करने पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं बन पाएगा, इसके बारे में बताया गया है। उससे पहले जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले ओनरशिप का प्रूफ देखने के लिए प्रॉपर्टी का टाइटल डीड देखना ज़रूरी है। भूमि रिकॉर्ड की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के राजस्व यानी रजिस्टर ऑफिस से या वेबसाइट पर ओनरशिप के प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हो तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ परमिशन है या नहीं ये देखना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी टाउनशिप में ले रहे हो तो लैंड यूज चेक करना चाहिए। देखिए टाउन कंट्री प्लानिंग परमिशन है कि नहीं। लोकल अथॉरिटी से लेआउट पेपर्स यानी नक्शा यानी मैप पास है या नहीं। इसके अलावा कमेंसिंग सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आदि आवश्यक डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी होता है। किसी अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से उस प्रॉपर्टी का सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट बनवाना ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं। प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री यानी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर से लेकर तक किस किस को ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी, प्रेजेंट ओनर के पास प्रॉपर्टी कब से है, प्रॉपर्टी में उसके नाम से कितना क्षेत्र है, प्रॉपर्टी पर अगर कोई लोन है तो वो भी प्रॉपर्टी सर्च में आ जाता है। अगर आप ना चाहें तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से खुद भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लिंक डॉक्यूमेंट भी चेक करना चाहिए। सेलर का आईडी प्रूफ भी मांग लेना चाहिए। घर या फ्लैट खरीदने की बात है तो उसको फाइनेंस कौन सी बैंक कर रही है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को प्राइवेट बैंक या नेशनल बैंक इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लोन नहीं देते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि सेलर यानी विक्रेता ने अगर सेल डीड रजिस्टर करने से मना कर रहा है तो आईपीसी सेक्शन 420 चीटिंग और आईपीसी सेक्शन 406 आपराधिक विश्वासघात लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर खरीदार के पास सिर्फ सिविल रेमेडी अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में जानते हैं। ये केस था राधेश्याम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। इस मामले में 29 जून 2020 में राजस्थान के राजगढ़ में 5 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति की बिक्री के लिए अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच प्रॉपर्टी डील हुई थी। कंप्लेनेंट यानी परचेसर ने 11 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया था, जिसमें 5 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए कैश चेक के माध्यम से दिए गए। रिमेनिंग पेमेंट देने का विवरण समझौते में दिया गया था, जिसके हिसाब से ही पेमेंट करना था। हालांकि बिक्री समझौते के शर्तों के अनुसार निष्पादित नहीं की गई। फिर 24 मई 2022 में कंप्लेनेंट ने एफआईआर दर्ज की, जिससे आरोप लगाया गया कि 1 करोड़ का भुगतान करने के बावजूद भी अपीलकर्ता ने प्रॉपर्टी रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। कंप्लेनेंट यानी परचेसर ने अपीलकर्ता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इसके बाद कंप्लेनेंट ने जून 2023 में विशिष्ट कार्य निष्पादन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग करते हुए सिविल सूट फाइल किया, जो कोर्ट के सामने पेंडिंग है। फिर अपीलकर्ता ने उसके अगेंस्ट की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी, लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना किया, या जिसके चलते कारण अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि इस कंप्लेंट में आईपीसी सेक्शन 420 और 406 के तहत धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात के तहत अपराध गठन करने के लिए आवश्यक कोई भी तत्व या सामग्री नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आईपीसी 420 के तहत अपराध के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन, दूसरा धोखा देने या का इरादा, संपत्ति देने या मूल्यवान सुरक्षा को बदलने के लिए व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करना आवश्यक है। केस में इसमें एक भी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। केवल सेल डीड रजिस्ट्रेशन ना करने से धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी यानी कंप्लेनेंट का एडवांस पेमेंट करना एग्रीमेंट का भाग था। अपीलकर्ता ने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। इस तरह आईपीसी सेक्शन 406 के तहत अपराध करने के लिए अगर आरोपी को कोई संपत्ति दी गई है, लेकिन उसने उस संपत्ति का दुरुपयोग किया या उसे अपने मतलब के लिए परावर्तित किया, तो ही सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इस केस में अपीलकर्ता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की अपील अलाउड कर दी और एफआईआर को रद्द कर दिया।